नमस्कार, सियासी गलियारे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में एक बार फिर से प्रदेश की तमाम सियासी हलचलों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रदेश में सियासत की गतिविधि किस तरीके से आ गई है, सत्ता पक्ष किस तरीके से बजट सत्र में किन किन विधेयकों को लेकर आ रहा है, किन किन मसलों को कानून का रूप दिया जाना है इस बार के बजट सत्र में। इससे इतर विपक्ष की भूमिका किस तरीके से रहेगी, विपक्ष की तैयारियां किस तरीके से है, विधानसभा अध्यक्ष की तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर और साथ ही साथ किसानों का आंदोलन तो एक ऐसा मसला बन गया है जो हर दिन आपको सियासी गलियारे में उसके कुछ ना कुछ अपडेट खबरें जरूर मिलती रहती हैं। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे के। अगले आधे घंटे तक रहिए सियासी गलियारे में, टहलिए इसमें और महसूस कीजिए प्रदेश की सियासत की हवा को। सियासी गलियारे में सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे हम अनिल विज के एक स्टेटमेंट से। दरअसल बजट सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण कानून बनने वाले हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री को लिख भी दिया गया है। ये अप्रोच और रिकमेंडेशन कर भी दी गई है। दो कानूनों में से एक कानून लव जिहाद के मसले को लेकर के, और दूसरा जो ऐसे उपद्रवी होंगे जो किसी एजिटेशन में, हिंसा के दौरान, आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हीं से वो भरपाई की जाएगी। हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है, जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार भी बजट सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कह दिया कि गृह विभाग ने दो कानूनों को बजट सत्र में पास करवाने के लिए सरकार को भेजे हैं। सार्वजनिक संपत्ति को तोड़-फोड़ करने का विधेयक मुख्यमंत्री के पास भेजा है, तो दूसरा लव जिहाद पर भी कानून के मसौदे को मंजूर कर मुख्यमंत्री को भेजा है। दो बिल, एक डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल और दूसरा लव जिहाद पर बिल, दोनों हमने अप्रूव करके भेज दिए और इस बजट सत्र में पेश करके उनको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अनिल विज ने बताया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए लाए जा रहे बिल को कानूनी बनाया जाएगा और तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति से नुकसान की भरपाई की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से कानून का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है और अब विधानसभा में पेश होगा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर हर्जाने संबंधित हरियाणा सरकार का बिल। प्रॉपर्टी लॉस में उसमें हमने ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहा है और ट्रिब्यूनल असेस करेगा और अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट वो जो भी उसके लिए दोषी होगा, जहां उस धरना प्रदर्शन को, जुलूस को जिसने ऑर्गेनाइज किया होगा, उससे रिकवर किया जाएगा। बजट सत्र को हंगामेदार बनाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। विपक्ष को घेरने से लेकर नए कानून बनाने तक की रणनीति पर बजट सत्र में कितना हंगामा होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। ये दो मसले कानून से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मसला एसआईटी की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री का साफ तौर पर एक स्टेटमेंट सामने आता है जब वो ये कहते कि एसआईटी की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ ली है, रिकमेंडेशन जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई है और यकीन मानिए इस मसले को लेकर हंगामा सत्ता पक्ष में हो ना हो, लेकिन विपक्ष में जरूर है और हंगामे को लेकर के इस सत्र में भी कई तरह की आवाजें उठेंगी, कई तरह के सवाल उठेंगे। देखिए, प्रदेश में इस वक्त दो ऐसे मुद्दे हैं जो गृह मंत्री अनिल विज के गले की फांस बन रहे हैं, जिसमें पहला मुद्दा है शराब घोटाले पर एसआईटी की रिपोर्ट, तो दूसरा है डीजीपी मनोज यादव का मुद्दा। सबसे पहले अनिल विज ने कहा कि शराब जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को भेज दी है। मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है, अपने रिकमेंडेशन के साथ सीएम साहब के पास रिपोर्ट भेज दी गई। वो मुख्यमंत्री जी की अप्रूवल के बाद आपके सामने रखेंगे सब कुछ। विपक्ष कह रहा है सर दबा के बैठ जाता है, नहीं, कहाँ दबा के रखी है।
होम सेक्रेटरी से मेरे पास आई है, मेरे से मुख्यमंत्री जी को चली गई है। यही प्रोसीजर है इसका। फॉर एक्शन के लिए वो विद फुल रिकमेंडेशन मैंने मुख्यमंत्री जी को भेज दी हुई। शराब से आगे बढ़े तो डीजीपी मनोज यादव के कार्यकाल को लेकर खड़े विवाद से टकराना पड़ा। विज कहते हैं कि नए डीजीपी के चयन का पैनल तैयार हो रहा है। अभी हमारे पास नाम नहीं आए हैं, अभी हमने लिख दिया है कि उसकी प्रक्रिया आरंभ की जाए। साथ ही अनिल विज कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के तहत 2 साल का था डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल, जो अब खत्म हो चुका है। जो मनोज यादव हैं वो सेंटर की लेटर के मुताबिक भी, ये मेरे पास भारत सरकार की चिट्ठी है, 2 साल के लिए हमारे पास भेजे गए थे और वो 2 साल पूरे हो गए। और प्रदेश सरकार की भी चिट्ठी है, उनको 2 साल के लिए नियुक्ति दी गई थी, तो 2 साल पूरे हो गए, इसलिए प्रक्रिया को आरंभ करना आवश्यक था। हरियाणा की सियासत में शराब घोटाला और नए डीजीपी की मांग का मुद्दा आए दिन नए मोड़ पर आ खड़ा होता है। ऐसे में विज का ये बयान इस मुद्दे को किस रास्ते ले जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। एक और चुनौतीपूर्ण सत्र जिसकी शुरुआत होने वाली है, जिसका आगाज होने वाला है, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू हो रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, 5 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी की गई है? चूंकि इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल में ही सेशन चलेगा क्या? हाँ, देखिए, बिल्कुल 5 मार्च से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, सभी एमएचए की गाइडलाइंस को पालन करते हुए हम ये सत्र चलाने वाले हैं। और जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमारा सोशल डिस्टेंसिंग 6 फुट की दूरी, उसके मुताबिक ही हमने अपना सिटिंग अरेंजमेंट किया है। इसके अलावा चाहे वो मास्क की बात है, ग्लव्स की बात है या सैनिटाइजेशन की बात है, वो सारी व्यवस्था हमने की है। लेकिन एक अब की बार जैसा हिमाचल विधानसभा के अंदर उन्होंने किया है कि हम थर्मल स्क्रीनिंग से पहले करेंगे। सभी जो चाहे वो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या हमारे विधायक हैं, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के अंदर यदि कोई ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिससे लगता है कि कोविड हो सकता है, तो हम वहाँ पर एक आइसोलेशन चैम्बर बना करके उस व्यक्ति को या उसी जो भी होगा उसमें ले जाएंगे और वहाँ उनका कोविड टेस्ट जो है वो हम कराएंगे। वो एंटीजन टेस्ट पहले होगा, एंटीजन टेस्ट के अंदर पता लग जाएगा। अगर फिर भी अगर लगता है हमें एंटीजन टेस्ट के अंदर कि कोविड है, तो उसको हम इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर साहब, बिजनेस कितना आया है? चूंकि विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष के तमाम सदस्यों की तरफ से कितना विपक्ष और सत्ता पक्ष का मिलाकर बिजनेस मिला है? यानी मेरा कहने का मतलब है पर्सन कितने मिले हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर कोई काम रोको प्रस्ताव आया हो या अविश्वास प्रस्ताव आया हो? नहीं, कि देखिए, अभी तक जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, लगभग 650 क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो स्टार्ट क्वेश्चन है चाहे अनस्टार्ट क्वेश्चन है, 650 के लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं। और कल ही हमने उनका ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से 3 दिन का जो सूची है वो तैयार की है। और 3 दिन के अंदर 60 जो स्टार्ट क्वेश्चन है और लगभग 120 क्वेश्चन जो है अनस्टार्ट, जो हम रिटर्न रिप्लाई करते हैं मंत्रालय की तरफ से, वो हम उसमें करेंगे। इसके अलावा अभी तक जो 8 जो हैं मेरे पास कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, 2 प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं, और उसके अलावा अभी कोई और इस तरह का कोई बिल अभी तक तो नहीं आया। कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो बिल है वो अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया है। सर, क्या आपकी अपील रहेगी अब सदन की कार्रवाई से पहले? क्या आप सदस्यों को कहेंगे कि सबको समय मिले, इसको लेकर क्या आपने तैयारी की है? और बिल समय से पहले मिले, इसको लेकर भी आपने कोई गाइडलाइन जारी की है? सर, देखिए, मैंने सभी अधिकारियों को पत्र लिख करके, चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख करके ये कहा है कि उनके कोई भी बिल जो हैं वो कम से कम 5 दिन पहले हमारी विधानसभा के अंदर पहुंचने चाहिए। 5 दिन के बाद यदि कोई बिल आएगा तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि जो बिल 5 दिन पहले आ जाएंगे उनको हम 2 दिन या 3 दिन पहले अपने विधायकों को सर्कुलेट कर सकेंगे, ताकि वो उसके लिए पूरी तैयारी कर सकें।
और एक बात मैं आपके माध्यम से सभी अपने सत्ता पक्ष के, विपक्ष के सभी विधायकों से ये अपील करना चाहूँगा कि हम विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, सदन की मर्यादा को रखते हुए, सदन की गरिमा को रखते हुए, जो जनता के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर जनता ने हमें चुन करके भेजा है, उसके ऊपर चर्चा करें। व्यर्थ में हंगामा करके या सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वहाँ व्यवधान पैदा ना करें। हम जितना भी समय चाहेंगे चर्चा के लिए, प्रत्येक हम अपने जो विधायक हैं उन सबको, विधायकों को पूरा चर्चा का समय वहाँ मिलेगा। अंतिम सवाल है सर, ई विधानसभा करने को लेकर आपने एक एमओयू किया है, लेकिन इस बार का बजट सत्र भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो वित्त मंत्री के नाते टैब के माध्यम से रखेंगे क्या? बाकी साथियों को, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो आपके विधायक हैं उन सबको टैब लेकर आने के लिए आपने रिक्वेस्ट की है? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल हमारा जो प्रयास रहा है कि मेरा तो प्रयास ये था कि अब की बार जो बजट सत्र है वो ई बजट सत्र होता, लेकिन कोविड के कारण ये पिछला जो लगभग 7-8 महीने हम उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए। कल ही हमने मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ और अपनी विधानसभा के 3 ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो है हमने एमओयू साइन किया है, जिसके तहत हम जल्दी ही अपनी विधानसभा को ई विधानसभा कर पाएंगे। और उसके लिए जो बजट अब की बार आ रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी जो बजट दिया था वो ई बजट दिया था, टैबलेट के ऊपर दिया था। अब की बार भी हमने सभी विधायकों से निवेदन किया है, क्योंकि पिछली बार हमने उनको टैब्स दिए थे, पिछली बार लैपटॉप दिए थे, कि वो सारे लैपटॉप और टैब्स वो साथ लेके आए ताकि जो बजट है उसके अंदर फीड किया जा सके और उसके ऊपर टैब्स के माध्यम से ही हम चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि इस बार का जो बजट सत्र है वो भी कोविड प्रोटोकॉल में होगा। जो तमाम विधायक हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद उनको जो है वो अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ जनता टीवी के माध्यम से स्पीकर ने यह अपील की है सभी सदस्यों से कि केवल अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए विरोध ना करें, हंगामा ना करें, एक सार्थक जो है वो सत्र हो, इसके लिए प्रयास करें। जनहित के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सदन में बातचीत करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। इधर अशोक तंवर ने अपना मोर्चा खोल दिया है। अपने मोर्चे को खोलने के बाद वो अब खुलकर हुंकार भी भर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से तल्ख तेवर भी अख्तियार किया जा रहा है। अशोक तंवर हरियाणा की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं। इस बार वो किसी दूसरे की टीम से नहीं खेल रहे, बल्कि उन्होंने इस राजनीति के मैच के लिए खुद की एक टीम बना ली है, जिसका नाम है अपना भारत मोर्चा। गुरुवार को जब अशोक तंवर ने पार्टी का ऐलान किया तो उसके अगले ही दिन अशोक तंवर ने अपनी पुरानी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया और हमला भी सीधा कांग्रेस के सिंबल पर बोला। अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल में जो हाथ है वो हम जैसे लोगों का हाथ काट कर ही बना है। मैं तो खुश हूँ जिस दिन से छोटी है, और इसलिए छोटी है वहाँ मेहनत, ईमानदारी, वफादारी की कोई कदर ही नहीं है। ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, जो दिखता है, ये मेरे जैसे, इन जैसे लोगों का काट काट करके वो सिंबल बनाया हुआ है। अशोक तंवर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ये लोग मजदूरी और मेहनत हमसे कराते हैं और बाद में भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे ये बात 25 बाद समझ आई और जो लोग अभी साथ हैं उन्हें भी समझ आ जाएगी। ये मजदूरी हमारे से करवाते हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, पापियों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए समय बताएगा। बाकी तो आज तो हम गुरुजी के चरणों में यही कहते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला करे और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो सब समझ में उनका आता है, जिनके समझ में, मेरे को देरी से समझ में आया, 25 साल के बाद मुझे समझ में आया, और जिनके अब समझ में नहीं आता उनके आगे आ जाएगा। कि एक नेता जब पार्टी छोड़ता है तो दुख होता ही है, लेकिन उसके बाद उसके अल्फाजों से अपनी पुरानी पार्टी के लिए जो जहर निकलता है उसी को राजनीति कहते हैं। और अशोक तंवर भी उसी परंपरा के तहत कांग्रेस के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट।
अब बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के मसले को लेकर के किसानों का आंदोलन तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, किसान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से प्रदर्शन की एक और तस्वीर आई सामने, देखिए। ये तस्वीरें किसान कांग्रेस की हैं। दिल्ली की सड़कों पर उमड़ी भीड़ किसानों के हक की आवाज उठाने के लिए आई है और ये लोग बहुत दूर से आए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से तो कोई हिमाचल से, लेकिन कहना सबका एक है कि किसानों की मांगों को पूरा करे सरकार। हम लोग ये केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आज 90 दिन हो गया किसानों को बॉर्डर पे बैठे हुए, लेकिन ये सरकार किसी की न सुन रही है न देख रही है। हम लोग उस सरकार को जगाने के लिए थाली ताली लेके आए हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके इस सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि 60 करोड़ किसानों की आप बात नहीं सुनोगे, आप इस देश में नहीं रहोगे। आज हम लोग कृषि मंत्री जी का घर का घेराव करने जा रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग शांतिपूर्वक और भी कई प्रकार के आंदोलन करने की कार्य योजना यहाँ बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस प्रदर्शन का मेन मकसद पूरे देश के अंदर किसानों का जो मोदी सरकार अपमान कर रही है, किसानों के खिलाफ लगातार कानून ला रही है और लाए हैं, इन कानूनों को रद्द करने की मांग करती है। इसी में ही मोदी सरकार का सम्मान है और आग्रह करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता आग्रह करती है कि किसानों के सम्मान में इन तीनों काले कानूनों को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दे, नहीं तो पूरे देश के अंदर सभी मंत्रियों का घेराव इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में ताली बजी, थाली बजी, सड़क पर बैठकर गीत गाए गए, पुलिस से हल्की झड़प भी हुई, पुलिस ने घसीटा भी, खदेड़ा भी और गाड़ियों में इन प्रदर्शनकारियों को भरा भी। लेकिन प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो जेल भरो आंदोलन के लिए गिरफ्तारी देते रहेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती। हम सभी किसान हैं और यहाँ पे किसानों के समर्थन में अपना सपोर्ट देने आए हैं इधर। आज क्या लग रहा है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो 3 कृषि कानून है वो कहीं ना कहीं जो है समर्थन में जो है होने चाहिए, किसानों का इससे फायदा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि इससे नुकसान होगा, दूसरी तरफ किसान भी जो है अड़े हुए हैं कि जब तक 3 कृषि कानून जो रद्द नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। समाधान कैसे निकलेगा? देखिए सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं और अब तो इस कृषि कानूनों के बारे में पूरा देश जान गया है, किसान जान गया है कि ये कितना उसके फायदे में और कितना नुकसान में है। जब पूरे देश का किसान बोल रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार को ऐसी क्या पड़ी है कि जबरदस्ती ये कानून हमारे को देना चाहती है? जब देश का किसान नहीं ले रहा है कानून को, वो क्यों जबरदस्ती देना चाहती है? दिल्ली में किसानों के हक की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर है, लेकिन क्या सड़क पर आने से समस्या का समाधान होगा या फिर किसानों को अभी समस्या के समाधान के लिए और इंतजार करना होगा? दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, चूंकि दिल्ली में हरियाणा और पंजाब के किसान, इसके अलावा कांग्रेस के ऐसे नेता कई बार देखे जा चुके हैं, लेकिन अब ये प्रदर्शन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें अब अलग अलग प्रदेशों के लोग भी जुड़ते चले जा रहे हैं। हम अब अगली रिपोर्ट में आपको गुरनाम चडूनी से रूबरू कराना चाहते हैं। दरअसल मसला यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला है कि आखिर किस तरीके से किसान नेताओं की तरफ से बयान दर बयान सामने आ रहे हैं और इन बयानों का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि असर जो पड़ रहा है वो कुछ और ही पड़ रहा है। फसलों को बर्बाद करने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या किसानों को अपनी फसल बर्बाद कर देनी चाहिए? किसान नेताओं के बयानों में भी विरोधाभास है, देखिए। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। सरकार गलतफहमी में ना रहे कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। हम उनसे अपील करेंगे कि फसलों को ना बहाएं, क्योंकि ये निर्दयी सरकार है। जहां पे 10-15 लोग आत्महत्या कर गए हैं तब इनका मन नहीं पसीजा, सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं तब इनका मन नहीं पसीजा, फसलें बाढ़ने से इनका मन नहीं पसीजेगा। और लोग अपना नुकसान ना करें, बच्चों की तरह पाली हुई फसल को ना बहाएं और बहाव में ना आए। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते।
ये बयान बताते हैं कि किसान नेताओं में आपसी तालमेल कितना है, क्योंकि किसान एकता का नारा देने वाले ये किसान नेता एक ही आंदोलन को दो रास्तों पर ना ले जाते। एक नेता जो इस वक्त किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है वो है राकेश टिकैत। वो कह रहे हैं खड़ी फसलों में आग लगा देना। तो दूसरी तरफ है किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी जो कह रहे हैं फसलों में आग मत लगाना। मतलब साफ है कि किसान नेताओं को शायद ये मालूम ही नहीं कि करना क्या है, कहना क्या है, बताना क्या है और आंदोलन को ले जाना किस राह है। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ। सरकार गलतफहमी में है कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। हम उनसे अपील करेंगे कि फसलों को ना बहाएं, क्योंकि ये निर्दयी सरकार है। जहाँ पे 10-15 लोग आत्महत्या कर गए हैं तब इनका मन नहीं पसीजा, सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं तब इनका मन नहीं पसीजा, फसलें बाने से इनका मन नहीं पसीजेगा। और लोग अपना नुकसान ना करें, बच्चों की तरह पाली हुई फसल को ना बहाएं और बहाव में ना आए। हम लड़ेंगे और जब तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। एक फसल को एक किसान अपने बच्चों की तरह पालता है। एक नेता फसल में आग लगवा रहा है तो दूसरा अपने ही साथी के बयान का विपरीत बयान दे रहा है। खैर, इससे आगे बढ़े तो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसान नेताओं की सोच क्या है, ये चडूनी के इस बयान से जरा समझिए, जिसमें वो कह रहे हैं कोई भी बीजेपी का नेता आए उसका विरोध करो, शांति प्रिय तरीके से करो, मगर विरोध करो। विरोध करना, शांतिपूर्वक विरोध करना है और हम उनका प्रोग्राम जो है उसमें वहाँ प्रदर्शन करेंगे हम। और हम किसी पुलिस से नहीं टकराएंगे। अगर पुलिस लाठ मारेगी, डंडे मारेगी, हम खाएंगे, जेल में ले जाएगी जाएंगे, लेकिन प्रदर्शन वहाँ पे करेंगे और हम उनके प्रोग्रामों का विरोध करेंगे। किसान नेता जब दिल्ली की सरहद पर आए थे तो उन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि उनका रास्ता बदल जाएगा। अपनी बात मनवाने की जगह वो नेताओं के विरोध पर उतर आएंगे। गढ़ की ताकत की जगह उपद्रवियों का जमघट बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।